हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइजेशन चैम्बर गैस फील्ड डिटेक्टर का ही एक टाइप है। यहाँ पे आप चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट कर सकते हैं जिनकी आयोनाइजिंग पावर हाई हो। और गैस फील्ड डिटेक्टर में आप किसको डिटेक्ट कर पा रहे थे? वो चार्ज पार्टिकल चाहे जिसकी आयोनाइजिंग पावर हाई है और लो, दोनों को डिटेक्ट करते हैं। तो आयोनाइजेशन चैम्बर में सिर्फ ओनली आयोनाइजिंग पावर जिनकी हाई होगी उनको डिटेक्ट कर पाएंगे। इसका मेनली जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है कि जो चार्ज पार्टिकल जब गैस में से पास होंगे तो गैस में से पास होंगे तो कोलिजन करेंगे गैस एटम के साथ। तो गैस एटम के साथ जो कोलिजन होगा तो वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं गैसियस एटम्स को। जब गैसियस एटम्स को ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास दो आयन्स ब्रेक होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स और एक कैटायंस, मतलब पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? जो एग्जिट आउट करेंगे, जो लूजली बाउंड है, और बाकी के जो गैसेस एटम है वो किसकी फॉर्म में आ गए? कैटायंस की फॉर्म में। तो गैसेस एटम के दो फॉर्म हो गई, एक इलेक्ट्रॉन्स और एक कैटायंस, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हम। क्या है कि जब ये गैस फील्ड डिटेक्टर की तरह है तो सेम आपका डायग्राम वही होगा जैसा गैस फील्ड डिटेक्टर में किया था। अब यहाँ पे जो डायग्राम में क्या है कि आपके पास एक मेटेलिक कंडक्टर है और इस मेटेलिक कंडक्टर ये जो वॉल्स है मेटेलिक कंडक्टर की ये कैथोड की तरह वर्क करेंगी। सेंट्रल वायर एनोड है और ये एनोड मतलब जिस पे क्या होंगे? नेगेटिव चार्ज कलेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर गैस फिल की गई है और इस पूरे चैम्बर को हमने कनेक्ट किया है नेगेटिव वोल्टेज से, मतलब कैथोड वॉल्स को किससे कनेक्ट किया है? नेगेटिव से। और पॉजिटिव को कनेक्ट किया है हमने एनोड वायर, मतलब सेंट्रल एनोड वायर से, और उसके साथ कनेक्टेड है रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस के आउटपुट जो आपको मिलेगा यहाँ पर वो जो पल्स फॉर्म में मिलेगा वो एम्पलीफायर में से डिटेक्ट होगा एंड देन आप काउंट कर सकते हैं कि कौन से चार्ज पार्टिकल हैं, कितने चार्ज पार्टिकल आपके पास डिटेक्ट हुए। तो यहाँ पे जो गैस फिल की गई है प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस और ड्राई एयर को फिल कर सकते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर में हाई आयोनाइजिंग पावर के पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आप न्यूट्रॉन्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका मेन लिमिटेशन जो है न्यूट्रॉन भी इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए हाइड्रोजन या ड्राई एयर को रिमूव करके आप सिर्फ क्या कौन सी गैस फिल करेंगे? BF3। तो इसकी वर्किंग देखते हैं हम। इसकी वर्किंग के लिए क्या बोला है? मान लीजिए आपने कोई भी चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट करा है इस चैम्बर पर, तो इंसिडेंट होने पे अब ये चार्ज पार्टिकल गैसेस एटम के साथ कोलाइड होंगे और अपनी एनर्जी गैसेस एटम को ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने पे क्या होगा? गैसेस एटम दो पार्ट्स में ब्रेक होंगे, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में। अब यहाँ पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब कैथोड की जो वोल्स थी वो कनेक्टेड, मतलब जो पॉजिटिव है कैथोड ये कनेक्टेड किससे है? नेगेटिव से। तो अब इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो दो फॉर्म बने आपके पास गैस एटम की, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ मूव करेंगे? सेंट्रल वायर एनोड की तरफ, क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव से। और कैथोड की जो वॉल्स हैं ये कनेक्टेड है नेगेटिव से, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ मूव करेंगे? इस वाले इलेक्ट्रॉन्स कैथोड वॉल्स की साइड। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो करंट तो फ्लो नहीं होगा और पोटेंशियल डिफरेंस उस टाइम पर स्मॉल होगा। तो इट मीन्स जो नेगेटिव आयंस होंगे वो डायरेक्टली मूव करेंगे सेंट्रल एनोड पे, जिसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? हायर होगी। एंड पॉजिटिव आयंस मूव टूवर्ड्स द कैथोड एंड इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? लो कंसंट्रेशन होगी। किसके कंपैरिजन में? नेगेटिव के कंपैरिजन में, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है उनका जो मास है स्मॉल होता है कंपैरिजन टू प्रोटॉन, इसलिए कंसंट्रेशन जो होगी नेगेटिव की हाई होती है कंपैरिजन टू प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन मिलेगा, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन रीजन वो स्मॉल होगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लो कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन के, एन पॉजिटिव और एन नेगेटिव, मीन्स लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो रिकॉम्बिनेशन रीजन यहाँ पे वेरी स्मॉल रीजन, और जो करंट मिलेगा वो करंट भी हमें स्मॉल वेरी करेगा। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप होगी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ।
और जब वोल्टेज ड्रॉप होगी तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो करंट किस पे डिपेंड करेगा, टोटली जो आयंस बने थे, मतलब नंबर ऑफ इनिशियली प्रोड्यूस आयन या फिर नंबर ऑफ प्राइमरी आयंस पे डिपेंड करेंगे। तो वोल्टेज अगेन इंक्रीज होगी। जब आउटपुट करंट जो आपको मिलेगा यहाँ पर, आउटपुट करंट टोटली डिपेंड कर रहा है प्राइमरी आयंस पर, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस पर, ठीक है। तो वो अप्लाइड वोल्टेज आप जैसे ही इंक्रीज़ करेंगे, मान लीजिए आपने 100 to 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्लाई किए यहाँ पे वोल्टेज, तो वोल्टेज को आपने हाई कर दिया, मतलब दोनों के मिड में अकॉर्डिंग टू 300 वोल्टेज आपने अप्लाई की, और ये वोल्टेज जब इंक्रीज़ होगी तो आयंस जो होंगे फास्टली मूव करेंगे और रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन फिर डिक्रीज। यहाँ पे रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन डिक्रीज़ होगा तो पल्स की जो आउटपुट के जो मिली थी पल्स हाइट वो इंक्रीज़ करेगी। अब अगेन आप क्या करेंगे, अगेन वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो जो पल्स का साइज़ है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, मतलब एक हाई वोल्टेज अप्लाई करने पर अब जो पल्स होगी, पल्स का साइज़ इंक्रीज़ नहीं होगा, वो सैचुरेट हो जाएगी। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पर अप्लाइड वोल्टेज अप्लाई की है और वाई एक्सिस पर आयनाइजेशन करंट। अब इस इनिशियली आपने क्या किया था, वोल्टेज अप्लाई की तो आपके पास करंट स्मॉल था, फिर वोल्टेज हाई करेंगे, फिर अगेन करंट हाई हुआ, तो मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई करने पर करंट जो हो गया यहाँ पर सैचुरेट हो गया, और इस सैचुरेशन रीजन को आप क्या बोलते हैं, प्लेट्यू रीजन। और ये जो प्लेट्यू रीजन है, प्लेट्यू रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है, सैचुरेशन करंट को। अगर इस पॉइंट P पर अगर आप नोट करें, दैट इज़ पॉइंट P, तो स्टार्टिंग से लेके पॉइंट P तक का जो रीजन है दैट इज़ रिकॉम्बिनेशन रीजन। इस रीजन में जो नंबर ऑफ आयंस जो कलेक्ट हुए हैं वो लेस देन है किसके कंपैरिजन में, नंबर ऑफ आयंस जो स्टार्टिंग में प्रोड्यूस हुए थे, मीन्स प्राइमरी आयंस के फॉर्म में। तो हम यह कह सकते हैं कि जो आयनाइजेशन करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ आयन पेयर फॉर्म पर यूनिट टाइम। तो इट मीन्स सैचुरेशन करंट इज इक्वल टू N डॉट E, नंबर ऑफ आयन पेयर्स इनटू में E जो है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब जो आउटपुट पल्स मिली थी आपको वो कहाँ से पास होगी, एम्पलीफायर में से पास होगी, और एम्पलीफायर में से पास होने के बाद डिटेक्ट होगी, मीन्स काउंट होगी कि कौन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिटेक्ट हुए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज कितनी होगी अकॉर्डिंग टू कैपेसिटर, तो हम सैचुरेशन करंट यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, इज इक्वल टू dQ/dt, कितने चार्ज कलेक्ट हुए। तो Q को आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर, तो Q इज इक्वल टू CV, तो IS इज इक्वल टू वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो C dV/dt। तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज ऑन कैपेसिटर। तो अगर आप यहाँ पे पल्स हाइट जो बनाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, इसके रिस्पेक्ट में जब बनाएंगे तो आपको जो कर्व यहाँ पे डिनोट होगी कि टाइम जैसे इंक्रीज़ होगा तो पल्स भी इंक्रीज़ होगी, लेकिन ये जो पल्स होगी एट पॉइंट कहाँ पर जाएगी, n तक। किसके लिए है ये कर्व, जब RC की वैल्यू इनफाइनाइट टाइम्स है। तो कर्व A जो RC इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और जो कर्व B है यहाँ पे एक फिक्स फाइनाइट टाइम के लिए है, तो RC इज इक्वल टू 0.5 माइक्रो कूलम के लिए, और कर्व C RC इज इक्वल टू 0.1 माइक्रो। विद रिस्पेक्ट टू टाइम t निकाल रहे हैं तो RC इज इक्वल टू 0.1 माइक्रो सेकेंड होगा ये यहाँ पर। तो जो कर्व B है वो 0.फाइनाइट टाइम के लिए 0.5 माइक्रो सेकेंड, और कर्व C भी 0.1 माइक्रो सेकेंड के लिए। तो RC की वैल्यू फाइनाइट और इनफाइनाइट टाइम्स के लिए जो आपको मिली, ये RC की वैल्यू स्मॉल है अकॉर्डिंग टू, जब हम कंपेयर करते हैं टाइम के बिटवीन आयोनाइजिंग इवेंट्स। कौन से आयोनाइजिंग इवेंट, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस हुए थे। तो जब RC की वैल्यू स्मॉल है आयोनाइजिंग इवेंट्स में, तो हर एक पल्स जो प्रोड्यूस होगी इस आयोनाइजिंग प्राइमरी आयंस की फॉर्म में वो सेपरेटली डिटेक्ट होगी, और जो सेपरेटली डिटेक्ट होगी इसको हम बोलेंगे यहाँ पर नॉन इंटीग्रेटिंग और पल्स टाइप आयोनाइजिंग चैम्बर। और जब टाइम कॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंग RC की वैल्यू अगर लार्ज हो जाए और कंपेयर टू टाइम बिटवीन आयोनाइजिंग इवेंट्स, तो ये स्टेडी स्टेट तक रीच करेगा, और हर जो करंट आप यहाँ पे डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं। तो इस टर्म को जहाँ पे RC वैल्यू लार्ज हो जाए उस टर्म को आप बोलेंगे इंटीग्रेटिंग और करंट टाइप चैम्बर्स। तो इसमें अगर इसके लिमिटेशंस या एडवांटेज या डिसएडवांटेज के बारे में बात करें, तो पहले एडवांटेज में हम यहाँ बोल सकते हैं कि ईजिली हम अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, प्रोटॉन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं जिनकी आयोनाइजिंग पावर हाई है। न्यूट्रॉन्स को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, कब, जब गैस को, कौन सी गैस फिल करेंगे, BF3 गैस। तो इसका मेन जो एडवांटेज है कि इजीली न्यूट्रॉन्स भी डिटेक्टेबल हैं।
ड्रॉबैक्स में है कि यहाँ पे लोअर आयनाइजिंग पावर के पार्टिकल्स को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, नॉट यूज फॉर बीटा रेज और गामा रेज। सेकेंड इसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि जब कोई भी पार्टिकल अगर डिटेक्ट होगा तो एक एक करके जो पार्टिकल यहाँ पे जो डिटेक्ट हुआ है, मान लीजिए एक पार्टिकल डिटेक्ट हुआ तो वो वेट करेगा कितने सेकंड का, 1 मिलीसेकंड तक का वेट करेगा, फिर उसके बाद दूसरा पार्टिकल डिटेक्ट होगा, फिर दूसरा पार्टिकल डिटेक्ट होने के बाद फिर इतना टाइम का वेट करेगा, फिर उसके बाद थर्ड पार्टिकल डिटेक्ट होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि ये वेट थोड़ी देर स्टॉप होगा एंड देन फिर मूवमेंट।